आज का हमारा विषय रहेगा सीनेट व विश्व के प्रमुख संविधानों के द्वितीय सदन। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। ये हम चर्चा कर चुके हैं इसके गठन और इसकी शक्तियों के बारे में, इसके महत्व के बारे में। इसका अमेरिकी शासन प्रणाली में विशेष महत्व है। अमेरिकी सीनेट की तुलना अन्य देशों के द्वितीय सदनों से करना अपने आप में एक दिलचस्प बात होती है, क्योंकि जहां अन्य राज्यों में द्वितीय सदन कमजोर है, वहीं अमेरिकी सीनेट बहुत शक्तिशाली है। सीनेट को विश्व का सबसे अधिक सफल और शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। लास्की ने जैसा कहा था कि अमेरिका की सीनेट बिना किसी अपवाद के संसार का सबसे अधिक सफल द्वितीय सदन है। लिंडसे रोजर्स का एक मत है कि सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है। दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में तो द्वितीय सदनों की शक्तियां कम हुई हैं, परंतु सीनेट की शक्तियों का विस्तार हुआ है। तो अब हम अमेरिका व ब्रिटेन के द्वितीय सदनों से तुलना करें तो जहां अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, वहीं ब्रिटेन का द्वितीय सदन जो है लॉर्ड सभा विश्व का सबसे अधिक कमजोर द्वितीय सदन है। इस परस्पर विरोधी लक्षण के कारण दोनों सदनों की तुलना करना वास्तव में दिलचस्प रहता है। ये उल्लेखनीय है कि 19वीं शताब्दी में लॉर्ड सभा बहुत अधिक शक्तिशाली थी और सन 1911 और 1949 ईस्वी के संसदीय अधिनियमों ने इसकी शक्तियों को बहुत घटा दिया। आज ये द्वितीय सदन ही नहीं अपितु महत्व व शक्ति की दृष्टि से भी द्वितीय श्रेणी का सदन हो गया है। तो सीनेट और लॉर्ड सभा की हम तुलना करके देखेंगे इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। समानताओं की हम बात करें, नॉर्मल सी हैं, औपचारिक समानताएं मान सकते हैं हम जिनको। सीनेट व लॉर्ड सभा दोनों ही द्वितीय सदन है। व्यवहार में सीनेट व लॉर्ड सभा दोनों का उद्देश्य शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना है। सीनेट व लॉर्ड सभा दोनों में सर्वप्रथम विधेयक पेश नहीं किए जा सकते। अब असमानताओं की हम बात करेंगे, जो वास्तव में हमें बताएगा कि सीनेट कितना शक्तिशाली है और लॉर्ड सभा कितनी कमजोर है। सीनेट व लॉर्ड सभा में संगठन एवं शक्तियों की दृष्टि से बहुत अंतर है। सीनेट का संगठन प्रजातांत्रिक है, लॉर्ड सभा का गैर प्रजातांत्रिक है। लॉर्ड सभा की तुलना में सीनेट बहुत अधिक शक्तिशाली है। अब हम संगठन संबंधी असमानताओं की बात करें। लॉर्ड सभा के संगठन में मनोनयन की पद्धति अपनाई गई है। इसके अधिकतर सदस्य वंशानुगत आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और कुछ अन्य जो सदस्य हैं उन्हें कई अन्य आधारों पर भी नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति सम्राट द्वारा की जाती है। ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ मैं। सीनेट के संगठन के लिए निर्वाचन पद्धति अपनाई गई है। सीनेट के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इस चुनना निर्वाचन पद्धति अपने आप में सीनेट की महत्ता प्रदर्शित करती है। लॉर्ड सभा और सीनेट के संगठन के सिद्धांतों में अंतर है। वस्तुतः इस कारण ही लॉर्ड सभा एक अप्रजातांत्रिक संस्था है और उसके सदस्य जनप्रतिनिधि नहीं माने जाते। उन्हें ब्रिटिश नागरिक समाज के कुलीन और विशिष्ट वर्ग का सदस्य माना जाता है। सीनेट को अपने संगठन के तरीके के कारण एक प्रजातांत्रिक सदन माना जाता है। उसके सदस्य राज्यों की जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी यूं कहें कि जनता की ताकत सीनेट और उसके सदस्यों के पीछे रहती है। लॉर्ड सभा में अनेक प्रकार के सदस्य होते हैं। कानूनी लॉर्ड, पीयर, आजीवन पीयर, आध्यात्मिक लॉर्ड, इस तरह के स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि, राजवंश के राजकुमार। परंतु सीनेट में सभी सदस्य एक ही प्रकार के होते हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या सीनेट से लगभग 10 गुनी अधिक है, 1000 से भी ऊपर हो जाते हैं, जबकि सीनेट की सदस्य संख्या केवल 100 है। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या 1000 से अधिक है, किंतु इसकी बैठकों के लिए गणपूर्ति केवल 3 है और किसी प्रस्ताव पर मतदान के लिए गणपूर्ति 30 है। और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, जबकि गणपूर्ति 51 है। तो यहाँ ये अंतर जो है ये महत्ता प्रदर्शित करता है सीनेट की। लॉर्ड सभा एक पूर्णतः एक स्थायी सदन है, किंतु सीनेट एक अर्धस्थायी है, यानी प्रति 2 साल बाद, जैसा आपको पहले बताया था, सीनेट के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। लॉर्ड सभा के प्रत्येक सदस्य को आजीवन सदस्यता मिलती है। सीनेट के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल आपको बताया हुआ है, अपनी चर्चा रही है, 6 वर्ष होता है। शक्ति संबंधी अंतर है, ये महत्वपूर्ण अंतर है। हम विधायी क्षेत्र की बात करें तो लॉर्ड सभा और सीनेट दोनों में ही विधेयक संबंधित प्रथम सदनों से पारित होकर आते हैं और इन दोनों में विधेयक प्रारंभ भी किए जाते हैं। किंतु विधायी क्षेत्र में इस समानता के बावजूद लॉर्ड सभा और सीनेट की वास्तविक विधायी शक्ति में अंतर हमें दिखाई देगा। विधायी क्षेत्र में जहां लॉर्ड सभा को विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है, वहां अमेरिकी सीनेट को पूर्ण निषेधाधिकार प्राप्त है।
वस्तुतः राज्यसभा को प्रथम सदन जो है वहाँ का ब्रिटेन का संसद का लोक सदन के समान विधायी अधिकार प्राप्त नहीं है। ये लोक सदन द्वारा पारित विधेयक को सदैव के लिए समाप्त नहीं कर सकती, अपितु अधिक से अधिक 1 वर्ष तक कानून बनने से रोक सकती है। यदि लोक सदन राज्यसभा द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक को 1 वर्ष में 2 बार पारित कर दे तो राज्यसभा के विरोध के बावजूद भी वो पारित होगा। तो यहाँ एक बात वो एक तरह से औपचारिक शक्ति रह गई उसकी। सीनेट को प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा के समान विधायी अधिकार प्राप्त है। यदि प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक को सीनेट अस्वीकार कर देती है तो वह समाप्त हो जाता है। ये भी संभव है कि दोनों सदनों में इस प्रकार के मतभेद की स्थिति में सम्मेलन समिति विधेयक पर विचार करे, और सम्मेलन समिति में इनका प्रभाव इतना होता है सीनेट वालों का कि वो अपनी मनमाफिक अपनी इच्छा अनुसार विधेयक को पारित करवा लेते हैं। कार्यपालिका क्षेत्र में हम तुलना करें तो कार्यपालिका क्षेत्र में भी राज्यसभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। राज्यसभा कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल से पूरक प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना कर सकती है, किंतु ये कार्यपालिका के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं रख सकती, क्योंकि कार्यपालिका राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अपितु लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। परंतु सीनेट को कार्यपालिका के बारे में राज्यसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां और संधियों पर आपको मैंने बताया था, अपनी चर्चा रही थी कि सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है, उसका अनुसमर्थन जरूरी है, और सीनेट विभिन्न प्रशासनिक विभागों कार्यों की जांच के लिए जांच आयोग भी स्थापित कर सकती है। अपनी इन शक्तियों के कारण सीनेट कार्यपालिका को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित और प्रभावित करती है। सीनेट की तुलना में राज्यसभा कार्यपालिका को वास्तविक रूप से प्रभावित करने में असमर्थ है, जबकि सीनेट उसको प्रभावित करती है। तो ये एक बड़ा अंतर है दोनों में। वित्तीय क्षेत्र की हम बात करें, किसी भी प्रकार के वित्त विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा या सीनेट में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, अपितु संबंधित प्रथम सदनों में पारित होने के बाद ही इन सदनों में विचार के लिए आते हैं, विचार हेतु आते हैं। राज्यसभा प्रथम सदन द्वारा पारित वित्त विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती। ये वित्त विधेयक को अधिक से अधिक 1 माह तक रोक सकती है। उसके बाद वित्त विधेयक को मूल रूप में जैसा मतलब लोक सदन जो है वहाँ का प्रथम सदन है उसने जैसा का जैसा भेजा था उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा और उसे सम्राट के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाएगा। राज्यसभा की तुलना में सीनेट की वित्तीय शक्तियाँ अधिक और वास्तविक हैं। यद्यपि वित्त विधेयक वहाँ भी प्रथम सदन में ही सर्वप्रथम पेश किया जाता है, किंतु सीनेट की सहमति के बगैर ये पारित नहीं होता है। सीनेट वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। किसी भी वित्त विधेयक के पारित होने के लिए दोनों सदनों की सहमति जरूरी है। और हम एक और बात करें न्यायिक क्षेत्र की, तो राज्यसभा और सीनेट दोनों ही को ही महाभियोग की जांच करने का अधिकार है, किंतु इस समानता के बावजूद न्यायिक क्षेत्र में सीनेट की तुलना में राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। राज्यसभा की न्यायिक समिति ब्रिटेन में अपील के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य करती है। सीनेट को न्यायिक क्षेत्र में ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि यद्यपि न्यायिक क्षेत्र में सीनेट की तुलना राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है, न्यायिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा है राज्यसभा सीनेट से अधिक शक्तिशाली, किंतु मूल जो है विधायी कार्यपालिका और वित्तीय क्षेत्र में राज्यसभा की तुलना में सीनेट अधिक शक्तिशाली है। यहाँ एक कथन है स्टैंडर्ड हेराल्ड का, उन्होंने कहा कि वर्तमान विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है और राज्यसभा सबसे अधिक कमजोर द्वितीय सदन है। तो ये रहा राज्यसभा और सीनेट का अंतर। अब हम स्विट्जरलैंड और अमेरिका के द्वितीय सदनों की तुलना करें, हालांकि स्विट्जरलैंड हमारा अध्याय रहेगा आगे जाके और डिटेल से हम पढ़ेंगे, तो इस अंतर को और आसानी से हम फिर दोबारा उसी टाइम दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा हमारे ज़्यादा। फिर भी एक संक्षिप्त चर्चा हम कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन राष्ट्रीय परिषद और द्वितीय सदन राज्य परिषद की शक्तियां समान हैं। दोनों सदन विधायी, वित्तीय, न्यायिक और कार्यपालिका के क्षेत्र में समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड में द्वितीय सदन को प्रथम सदन के समान ही शक्तियां प्राप्त होते हुए व्यवहार में प्रथम सदन वहां अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। वस्तुतः स्विट्जरलैंड की राज्य परिषद से संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि सीनेट को अपने प्रथम सदन से अधिक शक्तियां प्राप्त है, जबकि राज्य परिषद को अपने प्रथम सदन के समान शक्तियां प्राप्त है और व्यवहार में प्रथम सदन उससे आगे है। इसके अलावा संविधान के विकास द्वारा जहां सीनेट के प्रभाव में वृद्धि हुई है, वहीं राज्य परिषद के प्रभाव में कमी आई है। यानी जैसे जैसे संविधान का विकास हुआ तो अमेरिका में सीनेट तो ज़्यादा प्रभावशाली होता चला गया और स्विट्जरलैंड की जो राज्य परिषद यानी जो द्वितीय सदन है वो प्रभाव में उसकी कमी रही है। अब हम अमेरिका और जापान के द्वितीय सदनों की भी तुलना करें एक संक्षिप्त में, तो अमेरिका की सीनेट को वहाँ के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, ये बार बार हम इस बात को दोहरा चुके हैं। किंतु जापान के द्वितीय सदन सभासद सदन को वहाँ के प्रथम सदन प्रतिनिधि सदन से कम शक्तियाँ प्राप्त हैं। अमेरिका की शासन प्रणाली में प्रथम सदन की तुलना में द्वितीय सदन सीनेट अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात हम कर चुके हैं। जबकि जापान की शासन प्रणाली में द्वितीय सदन सभासद सदन की तुलना में प्रथम सदन का बहुत अधिक महत्व है।
तो जहां हम बात करें ब्रिटेन की, स्विट्ज़रलैंड की, जापान की या अन्य देशों की, भारत की बात करें तो राज्यसभा हमारे, जबकि राज्यसभा से लोकसभा कहीं अधिक शक्तिशाली है, हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ रहे हैं इस बात को लगातार, तो उससे तुलना भी हम कर सकते हैं। तो इसका कारण मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका की जो सीनेट है वो वास्तव में दुनिया के जितने भी संसद हैं, जितनी भी व्यवस्थापिकाएं, उनका जो द्वितीय सदन है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यानी जितने भी दुनिया के द्वितीय सदन हैं उनमें सीनेट अपने आप में शक्तिशाली है और महत्वपूर्ण है। अब विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट शक्तिशाली है, ये बात तो ठीक है। क्यों है, ऐसा कारण क्या है, तो इन पे भी हमारी चर्चा रहनी चाहिए। यानी विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट के अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली होने के जो अनेक कारण बताए जाते हैं, उनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहली बात, जहां अन्य देशों में द्वितीय सदन को उससे संबंधित प्रथम सदन से कम शक्तिशाली बनाया गया है अथवा द्वितीय सदन प्रथम सदन के समान ही शक्तिशाली है, वहीं अमेरिकी द्वितीय सदन सीनेट को प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो दूसरी बात, जहां विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के विकास के कारण द्वितीय सदनों की शक्ति और प्रभाव में कमी है, यानी समय के साथ साथ जैसे जैसे संविधान का विकास होता गया वैसे वैसे दुनिया के जो द्वितीय सदन है उनके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई है, वहीं सीनेट की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई है। जैसे हमने अभी स्विट्जरलैंड की बात की थी, तो वहाँ द्वितीय सदन समय के साथ साथ संवैधानिक विकास के साथ साथ कमजोर होता गया, और जबकि सीनेट है वो प्रभावशाली होती चली गई। इसी संदर्भ में मुनरो का एक कथन है कि अभी तक कोई समय नहीं आया और संभवतः कभी आएगा भी नहीं जब कांग्रेस का द्वितीय सदन सीनेट दूसरे दर्जे का सदन कहा जा सकेगा, यानी ये लगातार अपने प्रभाव में वृद्धि करता रहेगा। तीसरी बात हम करें, सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण अध्यक्षात्मक और वहाँ का जो संघात्मक ढांचा है शासन व्यवस्था का, वो भी है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक और संघात्मक व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए सीनेट को पर्याप्त शक्ति व महत्व प्रदान की गई है। ब्रिटेन और जापान में संसदीय व एकात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था के कुशल संचालन के प्रथम सदन को ही शक्तिशाली बनाया जाना जरूरी समझा गया, द्वितीय सदन को कमजोर बना दिया गया। चौथी बात हम करें तो सीनेट इसलिए भी शक्तिशाली और प्रभावशाली है कि उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ज़्यादातर सदनों में अप्रत्यक्ष रूप सिस्टम रहता है, या जैसे ब्रिटेन में तो वंशानुगत है, या स्विट्जरलैंड की राज्य परिषद है तो उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल पर्याप्त है, इससे भी उसकी स्थिति सुदृढ़ हुई है, और सीनेट की सदस्य संख्या 100 है तो उचित आकार होने के कारण अपने कार्यों को कुशल ढंग से पूरा करती है। इस तरह से वो अपने प्रभाव में वृद्धि करती है। अमेरिका की शासन प्रणाली में सीनेट का महत्व है क्योंकि सभी कुशल और अनुभवी राजनीतिज्ञ सीनेट की सदस्यता प्राप्त करते हैं। तो सीनेट गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठ सदन है, यानी मात्रात्मक दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 100 की जो संख्या वो एक इस तरह की है कि वो प्रभावशीलता रखती है अपनी संगठन में, और गुणात्मक तो अपने पहले भी चर्चा हुई है। तो ये कुल मिला के इतने कारण रहे जिन्होंने अमेरिका का जो प्रथम सदन है प्रतिनिधि सभा और द्वितीय सदन है सीनेट, तो उस प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशीलता रखता है। एक पहले अपनी बात हुई थी कि मैंने चर्चा की थी कि फिलिबस्टरिंग क्या है, एक शब्दावली है, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिलिबस्टरिंग सीनेट की कार्यप्रणाली से उत्पन्न एक दोषपूर्ण प्रथा है। फिलिबस्टरिंग का शाब्दिक अर्थ है बोलने की अमर्यादित स्वतंत्रता। फिलिबस्टरिंग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? बोलने की अमर्यादित स्वतंत्रता। और ये एक तरह से सीनेट की जो कार्यप्रणाली उससे उत्पन्न एक दोषपूर्ण प्रथा मानी जाती है। सीनेट की इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक सदस्य को किसी विधेयक पर बोलने की पूरी आज़ादी होती है, उसके भाषण पर समय सीमा नहीं लगाई जाती है। इस नियम का सैद्धांतिक लाभ यह है कि कोई सदस्य किसी प्रस्ताव के प्रत्येक पक्ष को स्पष्टता और बारीकी के साथ रखे, ये तो मूल भावना थी, ये आज़ादी दी गई थी। किंतु जब बोलने की असीमित स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है तो फिर इसे फिलिबस्टरिंग कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति सदन में, सीनेट का सदस्य जब बोलता है किसी विषय पर और लंबा बोलता है, गंभीरतापूर्वक बोलता है तो ठीक है, परंतु वो इसका दुरुपयोग करता है और इसको गलत तरीके से पेश करता है, इस चीज़ का फायदा उठाता है, तो फिर इसको फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। कुछ सदस्य जब ये अनुभव करते हैं कि अमुक अंचा विधेयक बहुमत के आधार पर पारित हो जाएगा तो उसे रोकने के लिए गुट बना लेते हैं, और इस गुट का प्रत्येक सदस्य प्रस्ताव के नाम पर घंटों चाहे कुछ बोलता है, पढ़ता रहता है। इस तरह सभी मिलकर सीनेट का इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि विधेयक पारित नहीं हो सके। एक उदाहरण की बात हम करें, 1908 में सीनेट का एक सदस्य लो फोलेट एक विधेयक के विरोध में 18 घंटे तक अपने मित्र की कविताएं पढ़ता रहा। 1953 में सीनेट का एक अन्य सदस्य मॉरिस 22 घंटे 36 मिनट तक बोलता रहा। फिलिबस्टरिंग की प्रथा के बारे में सीनेट के भूतपूर्व सदस्य रॉबिन्स का कथन है कि एक बार जब कोई सीनेट सदस्य भाषण शुरू कर देता है
तब सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा अन्य कोई उसे नहीं रोक सकता। फिलिबस्टरिंग की प्रथा की निंदा करते हुए राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, जिद्दी व्यक्तियों के एक छोटे समूह ने, जो केवल अपने अलावा किसी अन्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की महान सरकार को मजबूर व अपमानित किया है। स्वयं सीनेट के सदस्यों ने भी इस प्रथा को दोषपूर्ण के रूप में स्वीकार किया है। इसके लिए इसमें सुधार के भी प्रयास किए हैं, जैसे सन 1917 व सन 1949 में कई नियम बनाए गए। अब स्थिति क्या है कि किसी प्रस्ताव पर बहस प्रारंभ होने से पहले सीनेट ये निश्चित कर देती है कि उस प्रस्ताव पर बहस के लिए सदस्यों को कितना समय मिलेगा। ये समझौता सदस्यों की मर्जी से होता है हालांकि, अतः वे स्वेच्छा से फिलिबस्टरिंग का प्रयोग नहीं करते। यदि सीनेट में कोई समझौता नहीं हुआ और कोई सदस्य फिलिबस्टरिंग का प्रयोग करता है तो 16 सदस्य ये प्रस्ताव रख सकते हैं कि उसे फिलिबस्टरिंग के प्रयोग से रोका जाए। अगर सीनेट 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव का समर्थन कर दे तो वह सदस्य फिलिबस्टरिंग का प्रयोग नहीं कर सकता। किंतु एक कठिन प्रक्रिया 2/3 बहुमत इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत का प्राप्त करना सरल काम नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि नियमों के बनने के बाद भी फिलिबस्टरिंग का प्रयोग संभव है। उदाहरण के लिए सन 1953 में सीनेट सदस्य मोरस ने इसका प्रयोग किया था और सीनेट ने इसका विरोध नहीं किया। उल्लेखनीय है कि फिलिबस्टरिंग एक ऐसी दोषपूर्ण प्रणाली है जिसके कारण एक लोकतांत्रिक सदन के रूप में सीनेट की प्रतिष्ठा गिरी है। इस प्रथा के कारण सीनेट के बहुमत की आवाज़ अर्थहीन हो जाती है और सीनेट को सदस्यों के अप्रजातांत्रिक सनक के सामने समर्पण कर देती है। फिलिबस्टरिंग के दोष को खत्म करने के लिए और अधिक सुझावों की जरूरत है। तो ये हुआ फिलिबस्टरिंग। और एक शब्द है सीनेट की शिष्टता, सीनेटोरियल कर्टसी। इस पे भी हमें एक छोटी सी चर्चा करें कि इसमें क्या होता है कि सीनेट की जो शिष्टता है उसका मतलब है कि सीनेट में अगर कोई एक सदस्य ने कोई बात रखी, बहुत ही मैं सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सीनेट के जो 100 सदस्य उनमें से किसी एक ने कोई बात रखी, अब वो किसी भी पार्टी का हो, बाकी के जो दूसरे हैं उसी की पार्टी के, दूसरी पार्टी के, वो भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। जैसे मान लो नियुक्तियों के संबंध में है या अनुसमर्थन जहाँ की बात आती है, तो वो एक शिष्टाचार है, वहाँ पर एक सदस्य ने बात कह दी तो बाकी सारे उसके साथ हो जाएंगे, वहाँ पार्टी से ऊपर उठ जाते हैं। तो यही एक तरह से क्या हो गई, सीनेटोरियल कर्टसी हो गई। तो ये हो गई सीनेट की शिष्टता। तो इस प्रकार से ये जो अमेरिका का द्वितीय सदन है सीनेट, ये हमारा पूरा हुआ और जो बाकी की चीज़ें हैं उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।